नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या में राम और देश में अधूरे पड़े काम की, राजस्थान में बीजेपी की राजनीति की, जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी, मिशन बिहार के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान, और आखिर में बात आईपीएल में चीनी कंपनियों के बहिष्कार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में आज खुले मॉल, पुणे में कैब सर्विस को भी मंजूरी, बीएमसी ने दी हफ्ते में 7 दिन दुकान खोलने की अनुमति। पंचकुला से सीएम खट्टर ने की पीपीपी योजना की शुरुआत, प्रदेश में 56 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा, 1,95,00,000 लोगों का डाटा पीपीपी के साथ जोड़ा। नए रिकॉर्ड की ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज $200 अरब की कंपनी बनने के करीब है आरआईएल, महंगे वैल्यूएशन के बाद भी बढ़ेगा रिलायंस का शेयर। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखा उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 667 अंक नीचे 36,940 तो निफ्टी 174 अंकों की गिरावट के साथ 10,900 के स्तर पर हुआ बंद। तो सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जहां जम्मू कश्मीर को बदले 1 साल पूरा हो गया, वहीं बरसों के इंतजार के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया। आज एक तरफ सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की ही चर्चा की जा रही है, और यह लाजमी भी है क्योंकि करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसी के साथ मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। जिस जगह पर रामलला विराजमान थे वहीं पर 9 शिलाएं रखी गई थी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। भूमि पूजन का मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को आकर्षण का केंद्र बनाने की भरपूर कोशिश की। राम की भक्ति में लीन होकर वो सुनहरे रंग का धोती कुर्ता पहनकर राम भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम भी किया। साथ ही रामलला को फूलों की माला पहनाई। पुष्प, अक्षत और चंदन अर्पित करने के बाद उन्होंने रामलला की आरती भी उतारी। आरती के बाद पीएम मोदी ने रामलला की परिक्रमा लगाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान केवल और केवल कैमरे का फोकस प्रधानमंत्री पर ही टिका रहा। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने अंत में अपना संबोधन देकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर के शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब भी हम भटके हैं, विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। सबके साथ से और विश्वास से ही सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात हैं, राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। वैसे पीएम मोदी ने अपने भाषण में काफी सारी बातें की, जिसके कुछ चुनिंदा पार्ट हमने आपको बताए। लेकिन इस कार्यक्रम में केवल पीएम मोदी ही नहीं पहुंचे थे, बल्कि 175 लोगों का जमघट लगा था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उमा भारती भी शामिल थी। उमा भारती वो नेता हैं जिन्होंने पहले आने से इनकार कर दिया था और महामारी का डर बताया था। लेकिन जब मौका इतिहास में नाम दर्ज कराने का हो तो डर कैसा। इस इतिहास के लिए नियमों का उल्लंघन कर दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी गई। वैसे डर तो देश की जनता को सता रहा है, गिरती अर्थव्यवस्था का, बढ़ती महंगाई का, छिनते रोजगार का। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उसे तो केवल राम नाम से अपना काम बनाने की चिंता सता रही है। इसीलिए तो वो गंभीर बातों पर बोलने से बचती है। सरकार के इसी रुख पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, 2019 की 5 अगस्त को केंद्र की भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, और 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के जरिए फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। भावात्मक मुद्दों की ऐसी राजनीति का लाभ भाजपा को भरपूर मिला। चुनावी घोषणा पत्र के इन 2 अहम वादों को पूरा करने के बाद अब क्या भाजपा को अपने अन्य वादों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या उसे देश की वास्तविक समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि 2019 और 2020 लगातार 2 वर्षों में 5 अगस्त को भाजपा ने अपने 2 बड़े चुनावी वादे पूरे किए। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेकर भाजपा सरकार ने यही बताया था कि अब वहां विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन साल भर बाद धरती की जन्नत के हालात कैसे हैं, यह देश देख ही रहा है। अब ऐसे ही ख्वाब अयोध्या को भी लेकर के दिखाए जा रहे हैं। आज राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद मोदी जी ने जो भाषण दिया, उसमें यही झलका कि धर्म की ये जीत सदियों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने तो इसे आजादी के त्याग और बलिदान से भी जोड़ा है, मगर उन्हें यह याद ही होगा कि आजादी के संघर्ष में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया था और सबने बलिदान दिए थे। राम जी तब भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र थे और अब भी हैं। लेकिन भाजपा ने उन्हें अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया और इस मुद्दे को भुनाने में देश की कई
कई समस्याओं से किनारा कर लिया। आज केंद्र की सरकार की नीतियों की नाकामी की वजह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आर्थिक मोर्चे पर देश बुरी तरह लड़खड़ा चुका है। स्वास्थ्य मुसीबत से हाहाकार मचा हुआ है। अपने पड़ोसियों से हमारी अनबन तनाव के स्तर तक पहुंच चुकी है, बढ़ चुकी है। और इन सब के बीच देश का आम आदमी घबराया हुआ है कि उसका भविष्य क्या होगा। मोदी जी ने अपने भाषण में सदियों के इतिहास की बात तो खूब की, लेकिन अब उन्हें भविष्य की तैयारियों और वर्तमान की चुनौतियों पर भी बात करनी चाहिए। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब पीएम मोदी ने राम मंदिर पर तो बात कर ली, देखना होगा कि वो देश की बिगड़ी स्थिति पर कब बात करते हैं। खैर, राम मंदिर से इतर अगर राजस्थान का रुख करें तो वहां की सियासत में उथल पुथल अब भी जारी है। राजस्थान में जब से गहलोत की सरकार पर संकट आया है, तब से बीजेपी की नजर केवल सत्ता हासिल करने पर टिकी है। इसके लिए वो पूरा जोर लगा रही है, बीएसपी के बागी विधायकों का सहारा ले रही है। इसीलिए उसने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां आज बीएसपी ने भी उसके सुर में सुर मिलाए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर गहलोत सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। राजस्थान का राजनीतिक मामला सीधे सीधे सुलझता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो कभी हाई कोर्ट का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद बीजेपी हाई कोर्ट पहुंच गई है, जहां उसने हाथी के सहारे हाथ को हराने की कोशिश की है। इस प्रयास में बीएसपी भी उसका साथ देती नजर आ रही है। आज हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट की बेंच ने बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी किया था, मगर जैसलमेर में रहने की वजह से बीएसपी विधायकों को नोटिस नहीं मिल पाया था। तब हाईकोर्ट ने कहा कि आज किसी भी हालत में इन विधायकों को नोटिस तामील कराया जाए और कल सुबह 10:30 बजे तक स्पीकर और सभी विधायक अपना जवाब हाईकोर्ट को सौंपे। जैसे ही कोर्ट ने कांग्रेस को थोड़े तल्ख तेवर दिखाए, वैसे ही बीएसपी की आवाज बुलंद हो गई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि विधायकों का विलय असंवैधानिक है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ नई याचिका लगाई है। इससे पहले उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को कोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर सीपी जोशी से मांग की थी कि इन 6 विधायकों को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए मदन दिलावर हाईकोर्ट पहुंच गए। इस बीच स्पीकर ने शिकायत को निस्तारित कर दिया। इस वजह से हाईकोर्ट में अर्जी खारिज हो गई थी। फिर नई याचिका दायर की गई और अब इस याचिका के सहारे बीजेपी और बीएसपी दोनों ही कांग्रेस को हराने के सपने देख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट उनके सपनों को साकार करता है या फिर उम्मीदों पर पानी फेरता है। राजस्थान में कांग्रेस का हाथ बरकरार रहेगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी न केवल कांग्रेस को राजस्थान में परेशान कर रही है, बल्कि दिल्ली में भी उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराने के बाद भी बीजेपी का मन नहीं भरा है। सत्तारूढ़ पार्टी की नजर अब भी 4 बंगलों पर टिकी हुई है। इसके लिए मोदी सरकार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस को लुटियंस दिल्ली में अपने 4 बंगले खाली करने पड़ सकते हैं। जब कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी से बंगला खाली करने की बात आई थी, तब भी सियासत में खूब बवाल मचा था और अब एक बार सियासी पारा फिर गर्मा सकता है, क्योंकि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने 2 साल पुराने प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लुटियंस दिल्ली में कांग्रेस को अपने 4 बंगलों से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस को पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जून 2010 में 9A राउज एवेन्यू पर जमीन आवंटित की गई थी। सरकारी पॉलिसी के अनुसार पार्टी को लीज पर मिले 4 बंगले जून 2013 तक खाली करने थे। राउज एवेन्यू में कांग्रेस के मुख्यालय के लिए बिल्डिंग प्लान को अनुमति नहीं मिली है। इसे लेकर ही कांग्रेस का बंगला खाली कराने पर विचार किया जा रहा है। 2 साल पहले प्रस्ताव भी आया था, लेकिन तब इसे मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी नहीं दी थी। मगर अब फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर प्रस्ताव को आखिरी मंजूरी मिल गई तो कांग्रेस को 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड और चाणक्यपुरी स्थित C2/109 बिल्डिंग खाली करने पड़ सकते हैं। 24 अकबर रोड में 1976 से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। वहीं 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर, जबकि 5 रायसीना रोड में इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। वहीं मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब इस मुद्दे के समाधान का वक्त आ गया है। कांग्रेस को इन भवनों को 7 साल पहले खाली कर देना चाहिए था, मगर अब कार्रवाई की तैयारी है। यानी साफ है कि बीजेपी कांग्रेस पर एक के बाद एक गाज गिराए जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से बिहार पर है। जी हां, बिहार चुनाव की कमान पूरी तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने हाथों में संभाल ली है। राहुल 6 अगस्त को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष समेत 4 कार्यकारी अध्यक्षों से लेकर जिला और प्रखंड अध्यक्ष तक से ऑनलाइन जुड़ेंगे और उन्हें वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे।
बिहार में हालात इस समय जरूर सही नहीं है। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच प्रकृति भी परीक्षा ले रही है, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर भी राज्य में हलचल तेज है। जनता समस्याओं से घिरी हुई है और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानी से कैसे निकला जाए। सरकार की विफलता को विपक्ष मुद्दा बनाने में जुटा है और अब सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ जुट गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। राहुल 6 अगस्त को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष समेत 4 कार्यकारी अध्यक्षों से लेकर जिला और प्रखंड अध्यक्ष तक से ऑनलाइन जुड़ेंगे और उन्हें वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। राहुल गांधी राज्य में प्राकृतिक समस्या और मौजूदा स्वास्थ्य हालात के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी के संभालने की खबर के बाद बिहार कांग्रेस यूनिट भी सक्रिय हो गई है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर जिला प्रखंड अध्यक्षों तक को फोन जाने लगा है। सभी नेताओं को स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वो अपने अपने जिले और प्रखंड से जुड़ी सभी जानकारियों के साथ तैयार रहें। राहुल गांधी किसी से भी मौजूदा हालात और विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर जानकारी ले सकते हैं। खैर, अब राज्य में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं, लेकिन जनता को कौन सी पार्टी भाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार चुनाव के लिए बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तैयार हो गए हैं, यानी मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सत्ता में कौन बाजीगर कहलाएगा। वैसे इस चुनाव से पहले तो जनता की निगाहें सिर्फ और सिर्फ कल होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें जनता खासी राहत की उम्मीद कर रही है। तो क्या मिलेगी राहत, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से मोदी सरकार ने दूसरी बार देश की सत्ता संभाली है, तब से सब कुछ बदल गया है। हालात संभलने की बजाय बिगड़ गए हैं। स्थिति साफ बयां करती है कि आज अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। वहीं बेरोजगारी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठा रही है। इसीलिए अब उम्मीद भरी निगाहों से आरबीआई की ओर देखा जा रहा है। कल आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। कहा जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कोरोना वायरस संकट और मांग में कमी से जूझ रही है। विशेषकर आवासीय रियल एस्टेट काफी प्रभावित हैं। हमें उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.50% की कटौती करेगा। इससे सभी सेगमेंट्स में मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी, खास तौर से रियल एस्टेट सेक्टर में। हमें लगता है कि रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की आवश्यकता है। आपको बता दें कि ये मौद्रिक नीति समिति की 24वीं बैठक है। तेजी से बदलते व्यापार और आर्थिक हालात को देखते हुए एमपीसी की मार्च और उसके बाद मई 2020 में निर्धारित समय से पहले बैठकें हुई हैं। इन दोनों बैठकों में एमपीसी ने रेपो रेट में कुल 1.15% की कटौती की। इस तरह फरवरी 2019 से अब तक कुल 2.5% की कटौती रेपो रेट में हो गई है। इस कटौती का लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना था। अब जानकारों का कहना है कि आरबीआई तो राहत देगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता को क्या मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात खेल जगत से जुड़ी खबर की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आयोजन इस साल यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में हो रहा है, लेकिन इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। वैसे टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार अब तक मोबाइल कंपनी वीवो के पास था, लेकिन वीवो से ये अधिकार ले लिए गए हैं। तो बीसीसीआई को अंतिम समय पर क्यों हटाना पड़ा वीवो का नाम और कौन होगा आईपीएल का स्पॉन्सर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चल रहा है। सरकार तो चीन और वहां की कंपनियों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है, लेकिन खेल के मैदान में भारत और चीन की कंपनियों की साझेदारी बनी हुई है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर वीवो का बीसीसीआई से आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए 2023 तक का करार है, लेकिन इस समय देश में माहौल चीन के खिलाफ बना हुआ है और आईपीएल के 13वें सीजन में चाइनीज स्मार्टफोन मेकर वीवो के टाइटल स्पॉन्सर बनने की खबर के बाद से ही देश में आईपीएल को लेकर विरोध के सुर सुनाई देने लगे थे। बीसीसीआई पर दबाव था कि वो वीवो को लेकर साफ साफ फैसला ले। बीसीसीआई ने जब टालमटोल किया तो देश में आईपीएल के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। जब बीसीसीआई पर दबाव बढ़ा तो उसने वीवो से दूरी बनाना ही ठीक समझा और बीसीसीआई ने फैसला किया कि 2020 के आईपीएल में अब वीवो टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा। अगर परिस्थिति ठीक रही तो वीवो की अगले साल आईपीएल में वापसी हो सकती है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश भी तेज कर दी है। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी को भरोसा दिलाया है कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी को समझ नहीं आ रहा है कि वीवो को हटाने से उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीसीसीआई कैसे करेगी, क्योंकि पहले ही बोर्ड ने तय किया है कि मैच खाली मैदान में होंगे। आईपीएल हो भी देश से बाहर रहा है, ऐसे में फ्रेंचाइजी का खर्चा तो बढ़ गया है और टिकट बिक्री न होने से कमाई का साधन भी नहीं रहा। उल्टा वीवो को हटाने से एक और नुकसान होगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी को टाइटल स्पॉन्सर वीवो से एक सीजन के लिए 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन बोर्ड का साफ संकेत है कि इस वक्त सिर्फ आईपीएल का
सफल आयोजन ही एकमात्र प्राथमिकता है। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर वीवो की वापसी अगले साल तक होना तय है। हाँ, अगर भारत और चीन के बीच संबंध इसी तरह चलते रहे तो जरूर वीवो को लेकर सख्त फैसला बीसीसीआई को लेना पड़ सकता है। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।